your channel बनारसिया, द ओनली योगा चैनल ऑफ योर ओन। सो आज हम क्वेश्चन आंसर सीरीज में योगा टीचिंग एंड मेथडोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं विद अ लिटिल सरप्राइज इन आवर आउट्रो। सो जैसा कि हमने पोस्ट डाला था कि आप लोग जो भी क्वेश्चन सीरीज़ या जो भी चैप्टर यूनिट को फोकस करके क्वेश्चन बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो मेघा साई जी ने हमें कहा था कि योगा टीचिंग मेथडोलॉजी और थेरेप्यूटिक योगा में बनाने के लिए, तो ये दोनों ही चैप्टर्स कवर किए गए हैं। ये योगा टीचिंग मेथडोलॉजी है। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें आपका थेरेप्यूटिक योगा जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जैसा कि आप सब जानते हैं, योगा टीचिंग मेथडोलॉजी में मोर ऑफ आपके टीचिंग एस्पेक्ट्स जो हैं उनको चेक किया जाएगा यूजीसी नेट में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्कूल शुड केटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू narrow the gap between individual students, even out abilities and performance of students, understand why students are able or unable to learn, और make individual student feel exclusive। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कैसे वो स्कूल जो है एक एक बच्चे पे अलग से ध्यान दे सकती है और क्यों देना चाहिए उसे ध्यान। तो इसमें क्वेश्चंस ऑप्शंस हमारे हैं, नैरो द गैप मतलब इंडिविजुअल्स में गैप को, मतलब आपस में स्टूडेंट्स के गैप को कम करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस को सेम लेवल पर लाने के लिए, ये समझने के लिए कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं, कैसे लर्न नहीं कर पाते हैं, और या फिर इंडिविजुअल की फ़ी को रेस करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल और अनेबल टू लर्न। बिकॉज हमारा जो स्कूल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर ये देने का एम जो होता है वो ये पता करना होता है कि हाँ, सब बच्चे जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो वहाँ उस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये केटर करेंगे। नेक्स्ट इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट डाइल्यूट्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, hinders achieving universal national standards, helps all students learn more through diagnosis, makes students and teacher non-serious and casual। सो यहाँ पे स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्यों करते हैं, क्या उसका कारण है? ताकि बच्चों को मदद मिल सके अच्छे से लर्न करने की और वो अपने आप को एनालाइज कर सकें। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अवर रेडीनेस टू लर्निंग रिफर्स टू। रेडीनेस टू लर्निंग का मतलब क्या होता है? जनरल एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग कंटिन्यूम, सेटिस्फाइंग नेचर ऑफ द एक्ट ऑफ लर्निंग, और थॉर्नडिकेज लॉ ऑफ रेडीनेस। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेडीनेस टू लर्निंग। एक कॉग्निटिव लेवल का स्टूडेंट का स्टेट होता है या स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें वो सीखना पसंद करता है या सीखना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ टीचर हैज़ सम फिजिकल चैलेंज चिल्ड्रन इन हर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द एप्रोप्रिएट फॉर हर टू से। कुछ टीचर के जो हैं बच्चे, उनकी क्लास के जो है कुछ फिजिकली या दिव्यांग हैं, तो अब उनको टीचर को क्या बोलना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। व्हील चेयर बाउंड चिल्ड्रन में टेक हेल्प ऑफ देयर पीयर्स इन गोइंग टू हॉल, physically inconvenienced children may do an alternative activity in the classroom. Mohan, why don't you use your crutches to go to the playground? Polio afflicted children will not present a song. So यहाँ पे जो है इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है वो कि उनको किस तरीके से जो है आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वो नाम लेके बोल सकते हैं कि मोहन, वाई डोंट यू यूज़ योर क्रंचेस टू गो टू द प्ले ग्राउंड। ये एक जो है अप्रोप्रिएट है, बिकॉज हम कभी ये नहीं बोलते कि व्हील चेयर वाले बच्चे या फिजिकली इनकन्वीनियंस बच्चे या पोलियो अफ्लिक्टेड। तो कभी भी फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना है कि यूजीसी नेट में जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग से ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो वहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा जो है इनअप्रोप्रिएट है, उसे हमें पहले एलिमिनेट करना है, फिर जो ऑप्शन बच रहे हैं उनमें से हमको करना है। तो यहाँ पे कोई भी जो है, जब भी हम दिव्यांग या फिर किसी गिफ्टेड चिल्ड्रन से अप्रोच करते हैं या उन्हें योगा सिखाने जाते हैं, तो हम कभी भी उन्हें उस पर्टिकुलर चीज़ के नाम से नहीं बुलाते। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ कही गई है, नाम बुला के वो बेटर है उनकी स्ट्रेंथ, मतलब आप क्रंचेस से चल सकते हो,
ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना सिखाता है। देन लर्निंग डिसेबिलिटी में ऑकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो लर्निंग डिसेबिलिटी किस कारण से हो सकती है सिवाय सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, कल्चरल फैक्टर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सेरिब्रल डिसफंक्शन, इमोशनल और बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस से लर्निंग डिसेबिलिटी यानी सीखने में बाधा आ सकती है, परंतु कल्चरल फैक्टर से सीखने का कोई लेना देना नहीं है। देन एन inclusive school is committed to improve the learning outcome of all students irrespective of their capabilities, differentiate between students and set less challenging achievement targets for specially abled children, committed particularly to improve the learning outcome of specially abled students, decides learning needs of students according to their disability। तो inclusive school वही होता है जो कमिट करता है उनके लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए, ये देखे बिना कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मतलब सबको समान समझ के सबका जो है ज्ञान वृद्धि का वो एम रखता है। देन गिफ्टेड स्टूडेंट्स नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, कैन बी अ गुड मॉडल्स फॉर अदर स्टूडेंट्स, कैन नॉट बी अ लर्निंग डिसेबल्ड। तो गिफ्टेड स्टूडेंट जो है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद की उन्हें ज़रूरत होती है, तो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। तो जो ऑर्डिनरी बच्चों को जैसा सपोर्ट चाहिए होता है उससे थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट और केयर जो है हमें इन बच्चों को देनी होती है। देन फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेप्ट, निम्न में से कौन सी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ब्रेकिंग डाउन प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स, एक्सप्लोर पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, एंटिसिपेट आउटकम्स। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा अप्रोच नहीं आता है? तो बिल्कुल आइडेंटिफाई करना है हमें प्रॉब्लम, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ को भी हमें एक्सप्लोर करना है ताकि हम सॉल्यूशन निकाल पाए, और उनको टुकड़े में बांट देना ताकि हम उसका स्ट्रेस ना लेके उसे धीरे धीरे कोप करने की स्किल डेवलप करें। तो जो लास्ट ऑप्शन है एंटिसिपेट आउटकम्स, यानी कि हमें जो है आउटकम में उसको नहीं जाना है, तो ये आपका होगा। नेक्स्ट, अ टीचर शुड treat errors committed by students as a blunder and take serious note of each error. Second, measure success as the number of times students avoid making mistake or not correct students while they are trying to communicate ideas, or focus more on lecture and provide a foundation for knowledge। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि ट्रीट एरर्स, ये तो ऑब्वियस है वो करेंगे टीचर्स, और सीरियस नोट का एरर का नोट करना, मतलब उनका डायरी मेंटेन करना कि हाँ इस बच्चे ने ये गलतियाँ की, तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड इज मेजर सक्सेस ऑफ नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट अवॉइड मेकिंग, बिल्कुल जो सक्सेस का मेजर करना होना चाहिए, बट यहाँ पे जो मोर डोमिनेंट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ नॉट करेक्ट स्टूडेंट वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। मतलब जब वो अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं तब उनको करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जस्ट बिकॉज वो अभी सीख रहे हैं, उनको सिखाना है। तो जब वो कम्युनिकेट करें तब कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, ये टीचिंग का प्रिंसिपल होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन, कौन सा कॉग्निटिव वर्ड है कि जो इन्फॉर्मेशन को लेते वक्त देखा जाता है? आइडेंटिफाइड, डिफरेंशिएट, क्लासीफाई और डिस्क्राइब। तो जब भी हम कॉग्निटिव वर्ब्स को लेते हैं तो वो डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, मतलब ये अच्छा तो ये बुरा, तो हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कि हाँ हमें अच्छी बात जाननी है, बुरी बात नहीं जाननी, तो डिफरेंशिएट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट enables a teacher to gain control of learners' emotion while teaching, be clear about teaching diverse learner, tell students how they can improve their life, practice her teaching in unbiased way। तो यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझ के टीचर जो है ये
अपना थॉट क्लियर कर सकती है कि उसे जो है डाइवर्स यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार के लर्नर्स को सिखाना है. बी क्लियर अबाउट टीचिंग डाइवर्स लर्नर. ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. Then which one of the following is true? Development and learning are unaffected by socio-cultural context. Student learns only in a certain way. Option number C. Play is a significant for cognition and social competence. Questioning by teacher constrained cognitive development. तो प्ले जो है यानी कि एक्सरसाइज गेमिंग जो बच्चे करते हैं वो कॉग्निशन और सोशल कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है. इसीलिए कुछ सालों से जो है गेम्स पीरियड जो होते हैं या फिर खेल कूद जो है उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है स्कूल्स में. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. The relative contribution of peers and gene are not additive. Heredity and environment do not operate together. Propensity is related to environment which actually development requires heredity. Both heredity and environment contribute 50% each in development of a child. तो निम्न में से कौन सा जो है ट्रू है अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के पक्ष पर. तो द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीर्स एंड जीन्स आर नॉट एडिक्टिव. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. देन अ पीटी टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट टू इम्प्रूव फील्डिंग इन द गेम ऑफ क्रिकेट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज विल बेस्ट हेल्प स्टूडेंट टू अचीव दैट गोल. टेल स्टूडेंट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर देम टू लर्न फील्डिंग. Explain the logic behind good fielding and rate of success. Demonstrate fielding while student observe. Give students a lot of practice in fielding. तो क्या स्ट्रैटेजी पीटी टीचर अपनाएगा ताकि उनके बच्चों की फील्डिंग जो है वो अच्छी हो सके क्रिकेट में. तो टीचर का एफर्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. गिव स्टूडेंट लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन फील्डिंग. Then question number 16. A teacher wishes to help her students to appreciate multiple views of a situation. She provides her student multiple opportunities to debate on this situation in different groups. According to Vygotsky perspective, her student will dash various views and develop perspective of the situation of their own. तो विगोट्स्की की जो थ्योरी है जो हम जनरली टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ होगी जो उनकी वेरियस व्यूज़ और पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में खुद से मदद करेगी. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंटरनलाइज. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू एनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली. A child collector employed by the school must bring children from homes every day. Paying ₹5 to attract children. Opening residential school, not allowing children to attend school may be made legally punishable often. So इन सब में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टू पॉसिबल नहीं है, लास्ट तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और वो सही भी नहीं है. तो ओनली आंसर रिसाइडिंग और जो बच रहा है आंसर जो सही हो सकता है वो है ऑप्शन नंबर सी. ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल्स. द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल मे बी फॉर्मेशन ऑफ रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड एनफोर्स इट स्ट्रिक्टली. ईदर selection of more boys than girls for music competition or metacognition of their gender biased behaviors by teacher and recruitment of equal number of male and female teachers. So the option number C, that is metacognition of the gender biased behavior by teacher, will be the correct answer. Then learning disabilities are generally found more often in children belonging to rural areas as compared to urban, in especially those whose paternal relatives have such problem, in children with average superior IQ, more often in boys as compared to girls. तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है मोर ऑफ ऐसे स्टूडेंट में पाई जाती है जिनके माता पिता या कोई रिलेटिव जो है उसी तरह की शिकायत से ग्रसित हो. नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट mistake of student, learning styles of student, strength of student,
नीड्स ऑफ स्टूडेंट। सो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो नीड्स ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉलमार्क ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? The problem is based on only one principle or topic. There is an implicit hint given in the problem statement. The problem is original. There is usually one approach for getting the right answer. So option number B, that is there is an implicit hint given in the problem statement itself. Then learners who demonstrate an earnest desire for increased knowledge and academic competence are said to have work avoidance orientation, mastery orientation, performance approach orientation और performance avoidance orientation। तो जिनको डेमोन्स्ट्रेट करके और नॉलेज इंक्रीज करना होता है एकेडमिक कॉम्पिटेंस, जैसे कि हमारा योगा ही है, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन हमें अपनाने की ज़रूरत है। मतलब डेमोन्स्ट्रेट तो टीचर करेगा ही, पर आपको करके खुद सीखना है। Then teacher can make problem solving fun for a student by doing all the following except providing an open-ended material, giving time for free play, providing endless opportunity for creative thinking, expecting perfection from student while they are trying to do things by themselves. So except option number D, all can help a student to develop a problem solving attitude. Critical pedagogy firmly believes that a teacher should always lead the classroom instruction. No. Learner need not reason independently. No. What children learn out of school is irrelevant. Never. And the last option is experience and perceptions of learner are important. So the critical pedagogy firmly believes on perception and experiences of learning of the students. Then learners display individual differences, so a teacher should insist on uniform pace of learning, provide a variety of learning experiences, enforce strict discipline, increase number of tests. सॉरी गाइज, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये लर्निंग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Our next question is, a teacher never gives answer to questions herself. She encourages her student to suggest answer and have a group discussion and adopt collaborative learning. This approach is based on which principle? Active participation, proper organization of instructional material, setting a good example and being a role model, or readiness to learn. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्टिव पार्टिसिपेशन से वो स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाना चाह रही है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, अवेबिलिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज, नेचर ऑफ कंटेंट ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे टीचर से रिलेटेड फैक्टर पूछ रहा है, तो टीचर से रिलेटेड फैक्टर होगा मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। मतलब टीचर जो है वो कितना निपुण है अपने सब्जेक्ट में। अ स्कूल गिव प्रेफरेंसेस टू गर्ल्स वाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। दिस रिफ्लेक्ट जेंडर बायस, ग्लोबल ट्रेंड, प्रेगमेटिक अप्रोच और प्रोग्रेसिव थिंकिंग। तो ये होगा आपका जेंडर बायस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लड़कियों को सप्रेस करना या लड़कियों को बढ़ावा ना देना ही जेंडर बायस है, लड़कों को भी सप्रेस करना या बढ़ावा ना देना जेंडर बायस में ही आता है। नेक्स्ट इज एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय फोकसिंग ऑन एग्जाम रिजल्ट्स, adopting child-centered pedagogy, encouraging rote learning, or adopting frontal teaching. So, adopting child-centered pedagogy can help teacher to make their students learn better. Inclusive education includes teacher from marginalized group, celebrate diversity in classroom, encourages diversity in classroom, or includes indoctrination of facts. So it celebrates diversity in classroom। मतलब हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल्स ऑफ लर्नर्स को अप्रिशिएट करते हैं और उनको हम सिखाने की कोशिश करते हैं।
Next is, according to Kohlberg, a teacher can instill moral values in children by giving strict instruction on how to behave, giving importance to religious teaching, laying clear rules of behavior, or option number D, involving them in discussion on moral issues. So, option number D will be the correct answer. Young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that the teacher can control the classroom better. They can learn answer to questions from each other, or the syllabus can be covered quickly, or they can learn special skills in the course of study. सो क्यों एनकरेज करना चाहिए इंटरेक्शन, ताकि वो जो है सोशल स्किल्स जो है बेटर सीख सके अपने एजुकेशन के दौरान. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. Human personality is a result of only heredity, upbringing and education, interaction between heredity and environment, or only environment. तो कोई एक चीज़ जो है इंसान की शख्सियत को नहीं बनाती है. इट इज़ इंट्रैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड environment which results in human personality. Next question is, individual attention is more important in the teaching learning process because a children develop at different rates and learning differently. Learners always learn better in groups. Teacher training program prescribes it. It offers better opportunities to teacher to discipline each learner. So option number A will be the correct answer, that children develop at different rates and learn differently. Next is about, when a child gets bored while doing a task, it is a sign that the child needs to be disciplined. Tasks may become mechanically repetitive, the child is not intelligent, or the child is not capable of learning. तो यहाँ पे बोर तभी हो जाता है इंसान जब उसको रिपीटेडली एक ही काम करना पड़ता है. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, socialization means always following social norms, creating one's own social norms, respecting elders in society, or adopting and adjusting to social environment. So socialization is more of adopting and adjusting to one's social environment. Next is, which of the following is a principle of development? All processes of development are not interconnected. It does not proceed at the same pace for all. Development is always linear, or it is a discontinuous process. So option number B will be the correct answer, कि प्रोसेस जो है या डेवलपमेंट जो है सबके लिए सेम गति पे नहीं होता है, या सबके लिए सामान्य गति पे नहीं होता है. ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. नेक्स्ट इज, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव. फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल. इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल. तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है या डोमेन्स है वो साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और फिजिकल डोमेन्स में बटा हुआ है. सो द ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. A teacher, because his or her democratic nature, allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or don the group reading. Some sit quietly and read themselves. A parent doesn't like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? Parents should request principal to change the section of their ward. Either parents should show trust in their teacher and discuss the problem with teacher. Parents should take away child from school, or parents should complain against the teacher to principal. So option number B will be the correct approach a parent should follow. Then a mind mapping refers to plan of action for an adventure, drawing the picture of a mind, researching the functioning of mind, or techniques to enhance comprehension. तो बेसिकली माइंड मैपिंग जो है एक तरीका होता है कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं और इंटर रिलेट करके शॉर्ट में हम याद कर लेते हैं, या सीखने का तरीका है. तो ये एक रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ माइंड. तो बेसिकली हमारा माइंड जो है कैसे चीज़ों को ग्रास्प करता है, वो एक तरीका है आपके माइंड की फंक्शनिंग को समझने का. नेक्स्ट इज, लर्निंग कैन बी एनरिच्ड इफ मोर एंड मोर टीचिंग एड्स आर यूज्ड इन द क्लास. टीचर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्चर्स एंड एक्सप्लेनेशन.
or by due attention is paid to periodic tests in the class, or if situations from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitates. So learning को जो है अच्छा ऑप्शन नंबर डी की मदद से बनाया जा सकता है कि जब हम रियल एग्जाम्पल्स को बच्चों के सामने रखें और उनका मत जाने और उनको गाइड करें. Next is the term curriculum in the field of education refers to overall program of school by which student experiences on a day-to-day basis, evaluation process, text material to be used in class or a method of teaching and content to be taught. तो करिकुलम जो है हम पूरे ओवरऑल प्रोग्राम को बोलते हैं जिसके बेसिस पे एक स्कूल प्रोग्राम या किसी भी चीज़ का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है. जैसे स्कूल का करिकुलम है तो ऐसा होता है कि 5 घंटे की स्कूल, 1 साल का सिलेबस, उसमें आपका आर्ट एंड वर्क, क्रिएटिविटी, प्ले, ये सब कुछ जो है वो इंक्लूड किया जाता है. तो ये ओवरऑल एक प्रोग्राम की डिटेल देता है जिसको हम करिकुलम कहते हैं. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. इज दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूएशन, इंटीग्रेशन, इंट्रैक्शन और इंटर रिलेशन. तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, डेवलपमेंट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो प्रोसेस जो है वो हमेशा कंटिन्यूटी को दर्शाता है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और सोशल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट. सो आपका सोशल डेवलपमेंट जो है आपके एनवायरनमेंट के बेसिस पे होता है. तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का? टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, टू डिक्टेट नोट्स टू द स्टूडेंट और टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन. तो जो टीचिंग का मकसद होता है वो होता है बच्चों को सोचने और समझने के लायक बनाना या उनकी क्षमता को बढ़ाना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन का क्या फंक्शन नहीं है? फीडबैक, मोटिवेशन, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन और बेटर गाइडेंस. तो इंडोक्ट्रिनेशन या उसमें किसी फिलॉसफी का ऐड होना जो है इवैल्यूएशन नहीं है. ये एक फीडबैक मेथड है जो बच्चों को मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है और बेटर गाइडेंस देने की मदद दिलाता है. सो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. इसके अलावा योगा टीचिंग और मेथडोलॉजीज़ में जो है कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या टाइटल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट योगा. तो यहाँ पे मैंने एक आउट्रो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर दिया है. जैसे कि सबसे पहला है कि इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड योगा टीचर. योगा टीचर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि जो हमारा योगा टीचिंग एंड मेथडोलॉजी का सेक्शन है वहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो मोर ऑफ ऐसा होता है कि आप कैसा सिटिंग अरेंजमेंट रखेंगे, क्या फीचर्स होने चाहिए आपके, कैसे आप बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे. तो ये सब क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे जाते हैं कि प्रैक्टिकली योगा में सेशंस या क्लासेस के टाइम पे आप क्या करोगे. तो सबसे पहला गुरु के, योगा शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए ये हम देखेंगे. ही और शी मस्ट बी अ गुड लर्नर, रेडी टू लर्न थ्रू प्रोसेस ऑफ टीचिंग. मतलब वो प्रोसेस ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग जो है बाई डायरेक्शनल है, बच्चा भी सीखता है, टीचर भी सीखता है. तो टीचर के गुण भी गुड लर्नर वाले होने चाहिए. मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव एबिलिटी, मतलब वो खुद को देख सके, खुद की हरकतों को, खुद के लक्षणों को समझ सके, वैसा टीचर होना चाहिए. मस्ट बी डिसिप्लिन डेडिकेटेड टूवर्ड्स द कॉज ऑफ योगा. डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना चाहिए योगा के प्रति. मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ योगा प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन दैट आर इन्वॉल्व. तो उसे जो है योगा प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स की अच्छी समझ होनी चाहिए. साथ ही साथ प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्या किस आसन से, किस क्रिया से, कौन सी एक्सरसाइज से क्या होता है, किनको नहीं कराना है, ये सब उसे पता होना चाहिए. मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक नेचर ऑफ योगा, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी. तो योगा का जो 3 एस्पेक्ट है, नेचर है, जो उसको संपूर्ण बनाता है, तो फिजियोलॉजी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी उसको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट, ही और शी मस्ट
possesses a strong desire for spiritual evolution. उनको spiritual evolution में कुछ रुचि होनी चाहिए. Must willing to learn from all situations, not have an I know it all attitude. मतलब उनका जो नेचर हो, उनका जो व्यवहार हो, वो ऐसा ना हो कि अरे मैं तो सब जानता हूँ. नहीं, वो जो है बिल्कुल हमेशा जो है सीखने के लिए तत्पर होने वाला उनका व्यवहार होना चाहिए. मस्ट possesses a sense of empathy for others, must willing to sublimate their ego for own ego, must have a good sense of humor and able to laugh at themselves without reservation, must able to motivate others by self example and lead to true yoga acharya, must learn from their mistakes and ready to correct themselves, or must have devotion to the guru who has guided them टू द लेवल ऑफ बिकमिंग योगा टीचर. तो ये जो है कुछ योगा टीचर्स की क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो योगा प्रैक्टिशनर या योगा आचार्य में होनी चाहिए. नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्या योगा टीचर्स को फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट इज चूज नेचुरल सेटिंग विद सम ट्रीज, प्लांट्स इन एन ओपन एरिया और रूफ टॉप. मतलब खुले जगह में योगा कराने की कोशिश करनी चाहिए, और नहीं अगर आप हॉल में ही करा रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ का वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो. मेक श्योर दैट ऑल मैट्स आर इन अ लाइन और वेल ऑर्गेनाइज. डिसिप्लिन एट ऑल लेवल्स ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योगा. तो मैट्स जो हैं वो बिल्कुल लाइन और ऑर्गेनाइज वे में हो, बिकॉज डिसिप्लिन. योगा जो है स्टार्ट ही हमारे यम से होता है. अगर आपको पता हो यम नियम आसन, तो यम और नियम से ही हमारा योग जो है वो शुरू होता है. मेक श्योर दैट देयर इज़ एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर ड्यूरिंग क्लास. प्रॉपर हाइड्रेशन शुड बी मेंटेन. देन ट्राई टू कीप स्टूडेंट टीचर रिलेशन इन अ ट्रेडिशनल फॉर्म एज गुरुकुल इन्वायरमेंट. विदाउट सच रियल टीचिंग कैनॉट अकर. तो कोशिश करनी है कि हम अपने शिक्षक और जो शिष्य है उसका एक रिलेशनशिप ट्रेडिशनल गुरु शिष्य के फॉर्म में हो, ताकि योगा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ आप पढ़ के या करके नहीं सीख सकते. उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस, परसिस्टेंट गाइडेंस और कृपा की ज़रूरत होती है. इसीलिए जब भी हम बोलते हैं स्पिरिचुअल गोल अगर आपका है योगा से, तो आपको गुरु की आवश्यकता है. बहुत ज़रूरी है गुरु का मार्गदर्शन उसमें. तो योगा के लिए यह बात कही गई है. गिव प्रॉपर एडवाइस ऑन कंफर्टेबल योगा ड्रेस टू बी वॉर्न. सही तरीके के कपड़े पहनने के तरीके और कौन सा कपड़ा पहनना है, कैसा पहनना है, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए या आप उसको गाइड करेंगे. मेक श्योर यू ऑलरेडी क्लियरली एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ हैविंग एन एम्प्टी स्टमक बिफोर परफॉर्मिंग एनी योगा प्रैक्टिसेस. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एम्प्टी स्टमक ही योगा के यौगिक क्रियास जो है वो प्रैक्टिस करते हैं. मोर ऑफ जो मेजरली योगा होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है. क्रियास भी जो है कुछ क्रिया जैसे गजकरनी वगैरह खाने के बाद होती है, अदरवाइज वो खाने के पहले ही हो जाती हैं. तो यहाँ पे उनका इम्पॉर्टेंस समझाना है, क्यों करना है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करने हैं. नेक्स्ट, ट्राई टू हैव द क्लासेस इन द मॉर्निंग एंड एम्फेसिस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फेसिंग द मॉर्निंग सर वाइल डूइंग प्रैक्टिस. मतलब कोशिश करें कि आप मॉर्निंग क्लासेस कंडक्ट करें और सन को जो है फेस करने की या सनलाइट ग्रास्प करने की कोशिश करें वाइल प्रैक्टिसिंग योगा. हेल्प स्टूडेंट टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग विद एंड एवरी मूवमेंट इन द क्लास. बिकमिंग अवेयर ऑफ हाउ अनअवेयर वी आर इज द फर्स्ट स्टेप टू बी एम्फेसाइज. तो सबसे पहले जो योगा टीचर का काम होना चाहिए वो है स्टूडेंट्स को अवेयर करना, उनकी ब्रेथ के, उनके मूवमेंट के, उनको क्या फील हो रहा है योगा क्लास में, उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना इज द बेसिक स्टेप. देन क्लैरिफाई द राइट एंड लेफ्ट कन्फ्यूजन दैट टेंड्स टू अकर ड्यूरिंग प्रैक्टिस. और राइट एंड लेफ्ट कन्फ्यूजन या किसी भी टाइप के प्रैक्टिस कन्फ्यूजन्स को वो क्लियर आउट करें. देन सजेशंस फॉर अ हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल शुड बी गिवन एज एप्रोप्रिएट with importance of stopping the negative habit must be emphasized as much as possible. तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जो हमारी डाइट है, यौगिक आहार और विहार है, उसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है. स्पेशली हठ योगा में तो डाइट और लाइफस्टाइल को बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें बताई गई हैं. तो योगा प्रैक्टिस करने के लिए आपको डाइट और लाइफस्टाइल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. Next, try to give a detailed description of practices that are being taught. तो हमें जब भी सिखाना है बच्चों को, तो हमें जो है प्रैक्टिस का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, ताकि वो क्यों कर रहे हैं, कैसा वो प्रैक्टिस है, क्या उसका एम है, ये सब समझ सकें. देन
yoga is a way of living, not just few techniques. So it is important to discuss यम नियम. सो योगा जो है एक जीने का तरीका है, ना कि कोई फ्यू टेक्निक्स या आसन्स हैं. तो हमें जो है बच्चों को ये भी बताना है कि यम नियम क्या है, यौगिक कंडक्ट्स क्या हैं, कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ. अदर देन दैट, stress upon the importance of 3R, that is regularity, rhythm and repetition. मतलब यहाँ पे रेगुलर योगा प्रैक्टिस और रिदम में करने की इम्पोर्टेंस और उसको परसिस्टेंटली कंसिस्टेंट बने रहने के रिपीटेशन की इम्पोर्टेंस को समझाना है, क्योंकि ये 3Rs के बिना कोई भी जो है परफेक्ट योगा लर्नर या टीचर नहीं बन सकता है. नेक्स्ट इज important to help them understand how to make life more meaningful, paying attention to the process of transforming oneself from lower animal to the divine state of existence. तो उन्हें जो है फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट या हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा के साथ साथ स्पिरिचुअल असेंशन भी हमें, स्पिरिचुअलिटी के भी ओर हमें लेकर जाना है बच्चों को. तभी जो है हम एक निम्न श्रेणी के ऑर्गेनिज्म या फिर जीवाणु के बजाय हम एक डिवाइन या फिर हम आगे स्पिरिचुअल असेंशन या उस डिवाइन स्टेट तक भी जा सकें. योगा इज़ अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, सो डोंट रश इनटू द प्रैक्टिस विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन एंड डोंट एवर स्ट्रेच देम एज मे कॉज नेगेटिव रिएक्शन. सो पे अटेंशन टू स्टूडेंट्स ऑल द टाइम. तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है क्यों हमें योगा को स्लो और स्टडी करना चाहिए. बिकॉज अगर हम अपने आप को स्ट्रेच या स्ट्रेन देंगे तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारी हेल्थ पे हो सकते हैं. तो इसीलिए बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है योगा सिखाते समय, कि वो ओवर स्ट्रेन ना करें. ओवर एक्सरसाइज या ओवर स्टिमुलेशन भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देता है. देन give them an understanding of various parts of yoga, different tradition, types of sadhakas, importance of guru bhakti, importance of guru dakshina in evolutionary process. So साथ ही साथ आपको डिफरेंट पार्ट जो है जैसे राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सबका उनको ज्ञान देना है. डिफरेंट ट्रेडिशन जो हैं जैसे विन योगा और भी जो डिफरेंट ट्रेडिशंस और स्कूल्स ऑफ योगा अब बनाए जा रहे हैं, वो सारे आपको उनको बताने हैं. अयंगर योगा, विन योगा, ये सब जो है ये बताने हैं. फिर टाइप ऑफ साधका, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आप कितने कौन कौन से ग्रेड होते हैं साधक के, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब आप उनको बताएंगे योगा क्लास के साथ साथ. इसके साथ गुरु भक्ति और गुरु दक्षिणा का भी जो है प्रोसेस उन्हें समझाना है. गुरु दक्षिणा कभी भी जो है सिर्फ पैसा नहीं होती या कोई चीज़ नहीं होती. गुरु जो है हमेशा शिष्य का भला चाहता है. तो उस सेंस में ये भी होता है कि शिष्य से वो उसकी बुरी चीज़ मांग ले या उसकी बुरी आदतों को अपने में सबलाइम कर लें. तो ये भी जो है गुरु दक्षिणा का ही एक पार्ट माना जाता है. तो यहाँ पे मोर ऑफ हमारा स्पिरिचुअल और कल्चरल एस्पेक्ट जो है वो चीज़ों का हमें समझने की ज़रूरत है. Then slowly and steadily makes the mind ready for the internal practice of dharana ध्यान with proper step by step chanting. तो साथ ही साथ बच्चों को जो है धारणा मतलब यम नियम तो हमें पहले से ही समझाते हुए आना है. आसन प्राणायाम प्रत्याहार हमें प्रैक्टिस के दौरान समझाना है. साथ ही साथ बच्चों को जो है धारणा और ध्यान के लिए भी तैयार करना है. तो इनिशियली जो है हम ओम चैंटिंग की प्रैक्टिसेस से उनको ये करवा सकते हैं. नेक्स्ट, संस्कृत नेम मीनिंग आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द प्रैक्टिस एंड मेक श्योर यू गिव द नेम्स एंड देयर रिलेवेंस. मतलब आप संस्कृत नाम, उनके अर्थ और उनकी नेसेसिटी को बच्चों को समझा सकें. कि जैसे अगर हम बोले वज्र आसन, तो वज्र आसन को थंडरबोल्ट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं थंडरबोल्ट? बिकॉज वो वज्र नाड़ी को जो है उसको स्टिमुलेट करता है. तो ये चीज़ों को समझाना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज योगा में बहुत ही कंसेप्ट्स हैं. कोई भी चीज़ जो है सिर्फ रट्टाफिकेशन वाली नहीं है. योगा में हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक या एक रीज़न है जो हमें समझाना और बताना है, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और उनकी कंटिन्यूटी जो है स्टूडेंट्स की वो बनी रहे. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टीचर मस्ट गाइड द स्टूडेंट इन अ स्लो एंड स्टेप बाय स्टेप मैनर. तो कभी भी योगा में कभी ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप 10 दिन जो है एकदम हाई इंटेंसिटी योगा करो या 10 दिन में आप पूरा योगा सीख जाओगे. नहीं, योगा एक प्रोसेस है, वो इनर इवोल्यूशन है.
ठीक है, हम एक्सटर्नल टीचिंग के थ्रू इनर इवोल्यूशन या असेंशन कराते हैं, तो ये हमेशा जो है स्लो एंड स्टेडी होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन इन टीचिंग अ प्रैक्टिकल क्लास। तो प्रैक्टिकल क्लास लेते समय क्या क्या चीज़ें आपको जो है दिमाग में रखनी है। प्रिपेयर योर सेल्फ एंड वेल रीड अप अपॉन द टॉपिक टू बी टॉट, assess the level of student and start according to their level. First rule of yoga and medicine is ahimsa, do no harm. Start class with a period of quiet sitting and group prayer. Gentle warming up mentally and physically important. फिजिकल जो है हम जनरल लूजनिंग एक्सरसाइज से कराते हैं, मेंटल जो है हम ग्रुप प्रेयर या प्रेयर से करा देते हैं. Gentle work of the student into the different yoga practices such as kriya, asana, pranayama, dhyan, etc. Don't make the students to hold the posture at a long in the beginning itself. तो शुरू से ही जो है आप एकदम लॉन्ग होल्डिंग्स जो है नहीं कराना चाहिए. शॉर्ट एंड स्टेडी, ये हमारा रूल होना चाहिए. द प्रोग्रेशन इन ईच प्रैक्टिस शुड बी आइडियली फ्रॉम फर्स्ट शुड बी गोइंग इन एंड आउट ऑफ द पोस्चर इन ट्यून विद ब्रेथ साइकिल, ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन एंड पोस्चर in and out should be important. Step number 1. Step number 2, holding the posture for short period. Step number 3, expansion of that holding time or duration of practice. Next is consideration in teaching a practical classes, more of concept. The make the class live with some yoga jokes and sip of water in between the practice to hydrate the tissues. Introduce breathing practices to develop proper breathing pattern and encourage the use of complete yogic breathing from beginning and later बंधा. मीन्स हमें क्या करना है, इनिशियली ही बच्चों को आदत डालनी है ब्रेथ सिंक्रोनाइजेशन की. आप अपनी जैसे अगर हमें हैंड स्ट्रेच करना है या हस्त उत्थान आसन करना है, तो ब्रीदिंग के साथ आप अपना हाथ ऊपर ले जाइए और फिर जो है पोस्चर को मेंटेन करिए. तो ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइजेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ धीरे धीरे उनको फिर प्राणायाम और बंधास भी धीरे धीरे उनको इंट्रोड्यूस कराते जाना है प्रैक्टिस के साथ साथ. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ मुद्रास कैन बी टॉट एट द अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस. मुद्रा का भी इम्पॉर्टेंस बताना है, जैसे मेडिटेशन के टाइम पे या ध्यान जब हम सिखा रहे हैं तो उसके टाइम पे हमें मुद्रा का भी उनको इम्पॉर्टेंस और उनको करना सिखाना है. वाइल टीचिंग डू टॉट योगा फिलोसफी एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो योगा सिखाते टाइम फिलोसफी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या हार्म कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सब कुछ हमें पता रहे. बी ओपन टू क्वेश्चंस एंड आंसर इन द एंड ऑफ द क्लास. डिस्कशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन एंड द क्लास विद ग्रुप प्रेयर. ऑलवेज ग्रुप प्रेयर के साथ जो है हम क्लासेस एंड करते हैं. नेक्स्ट इज क्लास मैनेजमेंट. तो क्लास मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए. सबसे पहला रूल जो है, क्लास को हमें ग्रुप में डिवाइड कर देना है, बिगनर्स, एक्सपीरियंस और एडवांस, और स्कूल चिल्ड्रन और स्पेशल अटेंशन ग्रुप के बेसिस में. तो बिगनर्स के क्या लक्षण होने चाहिए, क्यों हमें उन्हें बिगनर्स में डालना है. स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व ऑफ ऑल एजेस, मेल्स, फीमेल्स, यंग, ओल्ड. मतलब जिनको पहली बार योगा से जिनका परिचय हो रहा है उनको हम बिगनर्स में डालते हैं. साथ ही साथ उन्हें यौगिक डिसिप्लिन, मोटिवेशन, बैकग्राउंड, फिलॉसफी समझने की ज़रूरत है. जिन्हें योगा के बारे में कुछ भी नहीं पता है वो हमारे बिगनर्स में आते हैं. नेक्स्ट इज अवर एक्सपीरियंस और एडवांस. तो पर्सन हु हैव सम एक्सपीरियंस विथ योगा wish to further gain more varied and deeper knowledge and experience, expectation to involve themselves in subtler and higher practices intensively. मतलब अब जो योगा से जिनका परिचय है वो और अपना एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस को इवॉल्व करना चाहते हैं और जो है गूढ़ जो योगी की अंडरस्टैंडिंग है उसको लाना चाहते हैं, उनको हम एक्सपीरियंस या एडवांस ग्रुप में डालते हैं. नेक्स्ट इज स्कूल चिल्ड्रन एंड स्पेशल अटेंशन. तो स्कूल चिल्ड्रन जो 6 साल से 18 साल के बच्चे होते हैं उनको हमें स्कूल चिल्ड्रन में डालना है. और ये जो लार्जेस्ट परसेंटेज है हमारे सोसाइटी का, ये बच्चों से ही बनता है. तो इनको जो है योगा फील्ड का एक्सपोजर जो है अपनी एज और टेम्परामेंट के हिसाब से हमें सिखाना है. स्पेशल अटेंशन ग्रुप्स. तो इंडिविजुअल्स कैन वेरी ऑन द बेसिस ऑफ एज, लाइक चिल्ड्रन, अडल्ट, स्पेशली एबल्ड, मेल ग्रुप.
तो हमें जो है ग्रुप में बांटना है। जैसे कि अगर मुझे बच्चों को योगा कराना है तो चिल्ड्रन फोकस्ड हो जाएगा, हमें बड़ों को योगा कराना है तो वो बड़ों लोग मतलब अडल्ट फोकस्ड योगा क्लासेस हो जाएंगी। फिर अगर मुझे सिर्फ लड़कियों को सिखाना है या फिर मुझे सिर्फ लड़कों को सिखाना है तो वो एक हो जाएगा। अगर मुझे स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए सिखाना है तो वो एक हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ हेल्दी लोगों को सिखाना है तो वो एक स्पेशल अटेंशन ग्रुप हो जाएगा। जब भी हम ग्रुप्स बांट देते हैं उनकी सिमिलैरिटी या एम को देख के वो हमारा स्पेशल अटेंशन हो जाएगा कि हम एक एम को लेके हम उन्हें योगा सिखा रहे हैं। डीलिंग विद डिफ़िकल्ट स्टूडेंट, बिकॉज जब भी क्लास होगी, अगर आप स्टूडेंट्स कोई भी हो, चाहे वो बड़े स्टूडेंट हो छोटे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट जो है वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं क्लास को लेना और दूसरे बच्चों के लिए थोड़ी सी समस्या क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है उसे प्यार से चीज़ों को समझाना है, या तो उनकी तरफ इशारा करना है कि हाँ आप जो है थोड़ा अपना व्यवहार को देखिए कि आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, या उनका नाम पुकारना है और उन्हें अलर्ट बनाना है, या फिर हमें उनसे क्वेश्चन पूछना है उसी पर्टिकुलर टाइम पे कि वो सतर्क हो जाए। नेक्स्ट, सेपरेट टॉकटिव स्टूडेंट बाय सिटिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे ज़्यादा बात करते हैं उन्हें अलग अलग बिठा सकते हैं। उसके अलावा उनको वॉर्न कर सकते हैं, दिस इज़ वॉर्न एक्चुअली। सो उन्हें वॉर्न कर सकते हैं कि हाँ आपको बात नहीं करनी है या आपको डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास को। देन उन्हें कुछ समय के लिए जो है 10-15 मिनट के लिए बाहर भेज सकते हैं या उनको खड़ा करा सकते हैं और फिर वो कुछ समय बाद अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और उन्हें अलग से क्लास के अलावा गाइड कर सकते हैं कि कैसा उन्हें बिहेव करना है क्लास के दौरान। नेक्स्ट इज सिटिंग अरेंजमेंट। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे सिटिंग अरेंजमेंट्स पे ऑलरेडी 2 बार जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हम लाइन, रो, सेमी सर्कल या स्मॉल सर्कल में किसी भी फॉर्म में हम बिठा सकते हैं स्टूडेंट्स को, बट सेमी सर्कल को जो है बेटर माना गया है जस्ट बिकॉज उसमें आई कांटेक्ट प्रॉपर होता है और पूरा अटेंशन जो है टीचर का हर एक बच्चों पे जा पाता है। नेक्स्ट इज कंसिडर ईच स्टूडेंट नीड्स अबाउट 40 स्क्वायर फीट एंड अरेंज अकॉर्डिंगली। मतलब जो टीचर और इंटरेक्शन का डिस्टेंस हो वो 40 स्क्वायर फीट तक का हो ताकि वो अपने आपसे आई कांटेक्ट और क्लोज कनेक्शन बना सके और वो अपने आप को अरेंज कर सके। नेक्स्ट, ट्राई टू कवर फ्लोर विथ कारपेट और फ्लोर शुड बी क्लीन। तो फ्लोर जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कारपेट कवर होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अपने योगा मैट यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ उन्हें फ्लोर या मैट को 6x3 फीट की कोई भी शीट से वो कवर करके भी योगा कर सकते हैं। देन सीट ऑफ टीचर शुड बी सच दैट टीचर इज़ विजिबल टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर टीचर की सीट की बात करें तो कई जगह ये भी लिखा है कि टीचर को जो है थोड़ा सा ऊंचाई में बैठना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सारे स्टूडेंट। ये इसीलिए है कि टीचर इस तरीके से बैठे कि सारे स्टूडेंट्स को वो दिखे और उसके पोस्चर जो भी वो करे वो बिल्कुल सही तरीके से उन्हें डेमॉन्स्ट्रेट हो पाए। देन रूम शुड बी वेंटिलेटेड एंड प्लेस शुड बी क्वाइट फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस। देन हाउ टू प्लान अ क्लास। योगा क्लास प्लान करने के लिए आपको क्या एक स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले प्रायर डिस्क्रिप्शन देना है, फिर इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट करने के बाद उसे डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है। लगे तो ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं हम सिखाने के लिए। देन अलाउ देम टू प्रैक्टिस। अब उन्हें सीखने का मौका देना है, खुद करने का मौका देना है। फिर जो है डिस्कशन करना है कि क्या और हम सुधार सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर एक्स्ट्रा क्लास की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट। देन गुड सेशन क्रिएट करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो सेटिंग एटमॉस्फेयर वैसा होना चाहिए, शांत, क्लीन, बिल्कुल पीसफुल। इंट्रो टू प्रैक्टिस, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए ताकि इंसान को पता हो वो क्या करने जा रहे हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। देन डेमॉन्स्ट्रेट प्रैक्टिस, पहले आपको करके दिखाना है, देन उन्हें एनालाइज करना है, फिर उनको प्रैक्टिस करने का मौका देना है, फिर उन्हें ग्रुप प्रैक्टिस कराने हैं क्योंकि ग्रुप में जो है इंसान जल्दी सीखता है और उन्हें रिजर्व वाली फीलिंग भी नहीं आती है, वो हेजिटेट नहीं होते हैं ग्रुप में सीखते वक्त। देन उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट करना है, उनको फिर से इंस्ट्रक्शन देना है जहाँ भी मिस्टेक्स हुई या इम्प्रूवमेंट के लिए, फिर से डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना है, फिर उनको रिपीटेड प्रैक्टिस करवानी है, रिपीटेड डेमॉन्स्ट्रेशन देना है और उन्हें रेस्ट का भी इम्पोर्टेंस समझाना है।
तो ये एक परफेक्ट सेशन के लिए बेसिक रूल्स हैं। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो उन्हें योगा क्लासेस लेते समय सबसे पहला मीनिंग ऑफ योगा पता होना चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस करा रहे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उन सब का मतलब पता होना चाहिए। बिगनर्स के लिए सपोज़ यहाँ पे अगर हम आसन लें तो सबसे पहले एंटीरोमैटिक यानी कि लूजनिंग, फिर डाइजेस्टिव और एब्डोमिनल, और फिर शक्तिबंद आसन हमें कराने चाहिए। जैसे कि जो ये पवन मुक्त आसन सीरीज़ जो है ये इसी बेसिस पे है, तो वो बिगनर्स के लिए ही है। देन टाइप्स ऑफ आसना। तो आसनास को जो है 3 में बांटा गया है, कल्चरल, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेटिव आसना। 3 तरह के हमारे आसनास होते हैं। तो इसमें मेन जो है रिलैक्सेशन में जैसे आपका मकर आसन, मरकट आसन हो गया, मेडिटेशन में आपका सिद्धासन, सुख आसन, पद्मासन, ये सब आपके मेडिटेटिव पोस्चर हो गए। जहाँ की कल्चरल में जो है हम आसनास को स्टैंडिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग, स्पाइनल ट्विस्टिंग, इन्वर्टेड आसना और बैलेंसिंग आसना के बेसिस में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा योगा टीचिंग एंड मेथडोलॉजी में कुछ नॉर्मल नोट जो है जिन पे आपको हमेशा ध्यान देना है, बिगनर्स हो, एडवांस लर्नर्स हो, कोई भी हो। अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, मेक देम अवेयर। उसके अलावा बॉडी अवेयरनेस भी उनकी बढ़ानी है। रिलैक्सेशन पे इम्पोर्टेंस फोकस देना है। सीक्वेंस, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में योगा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार जो है भुजंगासन कराओ फिर एक बार आप त्रिकोणासन कराओ, तो ये एक सही सीक्वेंस नहीं है कराने का। देन काउंटर पोज इज़ इसेंशियल, तो हमेशा जो है काउंटर पोज कराना इम्पॉर्टेंट होता है। देन टाइम प्लेस दोनों को जो है वो देखना है। ऐसा नहीं कि आप खाने के बाद योगा कर रहे हैं, दोपहर में योगा कर रहे हैं, नहीं। या तो आप अर्ली मॉर्निंग करिए या तो इवनिंग करिए, पर्टिकुलर टाइम होता है योगा करने का भी। फिर प्लेस, ऐसा नहीं कि हम कहीं भी बैठ के योगा कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए साफ शांत जगह की बहुत ज़रूरत होती है। देन ब्लैंकेट, ठंडी में जो है आप ब्लैंकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लोथिंग पे हमें ध्यान देना है कि हम पर्सपिरेबल क्लोथ पहने, जैसे कि कॉटन हम जनरली प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? उससे जो है पसीना और हवा का जो है सर्कुलेशन सही से हो पाता है। तो जीन्स वगैरह पहन के ढीला ढाला कपड़ा कॉटन का हम प्रेफर करते हैं ताकि कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो कपड़े की वजह से प्रैक्टिस के दौरान। देन बाथिंग, तो योगा के तुरंत बाद कभी भी हम शावर नहीं लेते या नहाते नहीं हैं योगा के पहले, बल्कि हम प्रेफर करते हैं कि हम नहा के योगा करें। देन एम्प्टीइंग द बॉवेल, तो हमेशा जो है पेट साफ करने के बाद ही योगा के लिए हमें जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि वो योगा से जो सर्कुलेशन है वो उस एलिमिनेटिव जो भी चीज़ें निकाल देनी चाहिए थी बॉडी से, उसको फिर से सर्कुलेशन में ले आता है। तो पेट साफ करने के बाद या फिर एक नॉर्मल रिचुअल, जो भी मॉर्निंग रिचुअल बॉवेल मूवमेंट है, उसके बाद ही आपको योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। देन डाइट, यौगिक डाइट आपको फॉलो करना है। नो स्ट्रेनिंग, मतलब बिल्कुल धीरे और स्टेडी मैनर में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में जो है आपको स्टूडेंट्स को सिखाना है और ध्यान देना है। देन एज, अकॉर्डिंग टू एज और टेम्परामेंट उनको जो है योगा प्रैक्टिसेस एडवाइस करेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अगर किसी को आप थेरेप्यूटिक योगा ले रहे हैं तो अगर कोई डिसीज़ है पर्टिकुलर, तो उनके लिए कौन सा योगा नहीं करना है, कौन सा ही करना है, ये हम उनको बता सकते हैं। देन टर्मिनेशन ऑफ आसनास, तो आसनास का टर्मिनेशन जो है वो मेडिकल एडवाइस के बाद ही किया जाता है। तो ये था योगा मेथडोलॉजी और टीचिंग मेथडोलॉजी का लेक्चर सिर्फ आपके लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।